हाँ बच्चों नमस्कार। देखना आप बच्चों, ये जो पोयम है आपकी डस्ट ऑफ स्नो, इसमें यो तो मैंने सारी बातें आपको एक बार अच्छे से पूरी पोयम जो है उसको एक्सप्लेन कर दिया है, इसके कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस सारे बता दिए हैं। इसमें एक ग्रामेटिकल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उस पर भी मुझे थोड़ा प्रकाश डालना है, वो चीज़ बताइए। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देखना एक बार आप। द वे, मैंने कहा था कि द वे के जस्ट बाद में कोमा होना चाहिए, जो नहीं है। आपको लगा, आपको कोमा डालना है, इसमें डालो द वे। जिस तरीके से एक क्रो शुक डाउन ऑन मी, एक कव्वे ने हिलाकर नीचे गिरा दी मुझ पर, यानी एक कव्वे ने मुझ पर हिलाकर नीचे गिरा दी क्या? द डस्ट ऑफ स्नो। जिस तरह से एक कव्वे ने बर्फ की धूल को हिलाकर नीचे मेरे ऊपर गिरा दिया। कहां से? फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, अर्थात एक हेमलॉक नामक पेड़ पर से। ओके। हैज गिवन माई हार्ट, यह देखो आप काम की बात है। हैज गिवन माई हार्ट, ने मेरे हृदय को दिया। क्या दिया? ए चेंज ऑफ मूड, ने मेरे हृदय को एक मूड का परिवर्तन, मिजाज का परिवर्तन या मुद्रा का परिवर्तन दिया। मैं कहना चाहता हूं कि कव्वे की उस हरकत ने क्या किया? उस कव्वे की हरकत ने मेरा मूड बदल कर रख दिया। जिस जगह मैं बहुत ही पेशिव था, बहुत पेसिमिस्टिक था, अर्थात मैं बहुत निराशावादी हो रहा था, उसी जगह क्या हुआ? एक नवीन आशा का संचार हुआ, एक नवीन आशा का संचार हुआ। एंड आई बिकेम ऑप्टिमिस्टिक, आई बिकेम होपफुल, मैं आशावादी बन गया। हेज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, ने मेरे हृदय में एक गजब का परिवर्तन ला दिया। ने किसने? कव्वे की उस हरकत ने कि मैं तो हेमलॉक ट्री के नीचे उदास होकर के बैठा हुआ था और वह उसके टॉप के ऊपर या उसकी फुनगी के ऊपर बैठा हुआ था, और इसी दरमियान उसने अपने पंख फड़फड़ाए और ऐसा करके उसने क्या किया कि उस पेड़ की पत्तियों के ऊपर बर्फ के जो छोटे छोटे क्रिस्टल थे, उन क्रिस्टल्स को उसने मेरे ऊपर गिरा दिया। और जिस तरीके से उसने ये हरकत की, उस हरकत ने क्या किया? मेरा मिजाज बदल कर रख दिया, उसने मेरे मूड के अंदर जबरदस्त परिवर्तन करके रख दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्रीम्ड, और मैंने कहा था जो काम पहले होता है उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और जो काम अपेक्षाकृत बाद में होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, अर्थात वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। तो ये कह रहा है कि एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, और उसने दिन का कुछ पार्ट या दिन का कुछ हिस्सा बचा दिया। दैट आई हैड र्यूड, जो कि मैंने पहले ही बहुत सारा र्यू कर दिया था। र्यू का मतलब क्या होता है? र्यू का मतलब मलाल या पश्चाताप में समय गंवाना, अर्थात अपने दिन का अमूल्य समय मैंने पश्चाताप और मलाल के अंदर बहुत सारा समय गंवा दिया था, यानी 75% गंवा दिया था, और मात्र 25% टाइम बचा वो भी मैं गंवा देता। That too I would have rued, अर्थात उसको भी मैं बर्बाद कर चुका होता। परंतु हुआ क्या? कव्वे ने इसी दरमियान एक ऐसी हरकत की, और इस हरकत से मेरे शरीर में, मेरे मनोमस्तिष्क में एक नवीन आशा का संचार हुआ। एंड वेयर आई वॉज पेसिमिस्टिक, और जहां पर एंड वेयर आई वॉज पेसिमिस्टिक, और जहां पर मैं कैसा था? मैं बहुत ज्यादा निराशावादी हो रहा था, तो उसी जगह में क्या बन गया? उसके स्थान पर आई बिकेम ऑप्टिमिस्टिक, अर्थात मैं पुनः होपफुल हो गया, मैं पुनः आशावादी हो गया। ठीक है बच्चों, इसके अंदर जो काम की बात समझानी थी मुझे वो समझाइए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। आप लिखना बच्चों ऊपर NIA, क्या होता है NIA? ये मैं आपको भी समझाता हूं। देखो एक सेंटेंस लिखना, आप लिख सकते हैं कि पंडित JL नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया he was loved by children very much। सेंटेंस उतारो बच्चों। सेंटेंस नंबर 2, दूसरा सेंटेंस बताता हूं। छत्रपति शिवाजी द ग्रेट मराठा, छत्रपति शिवाजी द
ग्रेट मराठा कोमा ही वाज नेवर डिफीटेड, ही वाज नेवर डिफीटेड इन एनी ऑफ द battles, in any of the battles he fought. Okay, sentence number 3. माधुरी द धक धक गर्ल ऑफ our Bollywood, she has gone to America. हाँ बच्चों, लुक एट द बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखना। पहला सेंटेंस है बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही वॉज लव्ड बाई चिल्ड्रन वेरी मच। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखो बच्चों, इंडिया के आगे कोमा और कोमा के आगे ही लगा हुआ है, जो आपको अभी दिख नहीं रहा है पर थोड़ी देर में दिखेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आगे लगा हुआ ही वाज लव्ड बाई चिल्ड्रन वेरी मच। उनको बच्चों के द्वारा बहुत ज्यादा प्यार किया जाता था, इसलिए बच्चे उनको प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। ओके बच्चों, दूसरा सेंटेंस देखना। छत्रपति शिवाजी द ग्रेट मराठा, छत्रपति शिवाजी जो एक महान मराठा हैं या महान मराठा थे, ही वॉज नेवर डिफीटेड, वो कभी नहीं हारे थे, इन एनी ऑफ द बैटल्स ही फॉट, अर्थात उन्होंने जितने युद्ध लड़े उन युद्धों में से आज तक किसी युद्ध में उनको पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। आगे वाला सेंटेंस है बच्चों, माधुरी द धक द गर्ल ऑफ अवर बॉलीवुड, माधुरी जिसको हमारी हिंदी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें धक धक गर्ल के नाम से जाना जाता है, शी हैज गॉन टू अमेरिका, वह अमेरिका जा चुकी है। ये जो सारे सेंटेंस है बच्चों, इन सारे सेंटेंसेस में किसका प्रयोग हुआ है? ये है बच्चों देखो नाउन। बात को समझना, जो सब्जेक्ट है ये नाउन है और नाउन के ठीक बराबर में एक दूसरा नाउन ये और आ गया है, तो इसको कहते हैं बच्चों नाउन इन एपोजिशन। क्या बोलते हैं देखना, इस क्या लिखा मैंने, NOUN नाउन, और इन ये शब्द है बच्चों एपोजिशन, APPOSITION। एपोजिशन शब्द का मतलब होता है बच्चों साइड बाई साइड, साइड बाई साइड। आप यो समझो कि टू नाउन्स आर गिवन साइड बाई साइड इन द सेंटेंस। इस वाक्य में क्या है कि दो नाउन आपको साइड बाई साइड दिए गए हैं। देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और आगे बताया पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अब आपने क्या देखा कि सेंटेंस समाप्त नहीं हुआ है। आप ये देख रहे हैं कि इस जगह सेंटेंस समाप्त नहीं हुआ, फुल स्टॉप नहीं आया, कोमा आया है, इसलिए बच्चों ये जो ही आ रहा है ये गलत आ रहा है, इसको हटाना पड़ेगा। इसी को कहते हैं NIA, नाउन इन अपोजिशन। एक बच्चों शब्द होता है ओपोजिशन, जैसे हम कहते हैं कि खड़गे इज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के अंदर जो खड़गे साहब हैं वो क्या है कि लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब हुआ विपक्ष के नेता, वो होता ओपोजिशन। यह है एपोजिशन। एपोजिशन यानी होता बगल में, साइड बाय साइड। तो आपने क्या देखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज लव्ड बाय चिल्ड्रन वेरी मच। हिंदी में बोल के देखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे को बच्चों के द्वारा बहुत ज्यादा प्यार किया जाता था। उनको कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है, नाउन के स्थान पर प्रोनाउन आता है, परंतु बच्चों तब आता है जब फुल स्टॉप आ चुका हो। आपने देखा कि इंडिया के बाद में फुल स्टॉप नहीं आया, सेंटेंस समाप्त नहीं हुआ, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्थान पर ही का प्रयोग नहीं होगा। इसी को सेंटेंस का सब्जेक्ट माना जाएगा और इसी के अनुसार आगे वर्ब रखी जाएगी, इसलिए ही को हटाना पड़ेगा पहला। दूसरा सेंटेंस, छत्रपति शिवाजी द ग्रेट मराठा, he was never defeated in any of the battles he fought। आपने देखा छत्रपति शिवाजी जो एक महान मराठा थे और वो आज तक कभी भी जो जितने युद्ध उन्होंने लड़े या जो युद्ध उन्होंने लड़े उनमें से जो है किसी भी युद्ध में उनको पराजय का कभी सामना नहीं करना पड़ा। तो आपने क्या देखा, छत्रपति शिवाजी ये नाउन है और द ग्रेट मराठा इसका अपोजिशन है, एपोजिशन, और ही का प्रयोग इसमें नहीं होगा क्योंकि यहाँ फुल स्टॉप नहीं आया है। आगे देखना बच्चों,
माधुरी द धक द गर्ल ऑफ अवर बॉलीवुड, शी हैज गॉन टू अमेरिका। इसमें बताया कि माधुरी, जिसको कि अन्यथा धक द गर्ल के नाम से जाना जाता है, अब आप क्या देख रहे हैं कि इसके ठीक बाद में यहां पर फुल स्टॉप नहीं आया है, इसलिए बच्चों ये जो शी आ रहा है इसको आपको हटाना पड़ेगा। इसी को कहते हैं नाउन इन अपोजिशन। अब देखो आपकी पोएम के अंदर ये बात कहां आई है, देखना। द वे क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, इट हैज गिवन इट, परंतु उसने इट लिखा नहीं है, क्योंकि ये जो यूज है बच्चों ये है नाउन इन अपोजिशन का एग्जाम्पल है, यहाँ कोमा है, यही कारण है कि यहां पर इट नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट क्या दी हुई है, वर्ब दी हुई है। अगर यूं दिया हुआ होता इट हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, तो आपको इसमें से इट को हटाना पड़ता। बात समझ में आ रही है? मैं सिर्फ इतना सा समझाना चाहता हूं कि नाउन इन अपोजिशन में क्या होता है, एक नाउन के ठीक बाद में कोमा लगा करके उस नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी या एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है। आप यूं भी कह सकते हैं कि टू नाउन्स आर यूज्ड साइड बाय साइड इन ए सेंटेंस। एक सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट की जगह पर दो नाउन्स का साइड बाय साइड प्रयोग होता है, एक तो नाउन होता है, एक उसके बारे में कुछ बताता है। और बच्चों कोमा का प्रयोग होता, फुल स्टॉप नहीं आता। यही कारण है कि जिस सेंटेंस में नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग हुआ है उस सेंटेंस में नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता, बल्कि उसी नाउन को सेंटेंस का सब्जेक्ट मानकर उसी के अकॉर्डिंग या उसी के अनुसार आपको वर्ब का प्रयोग करना होता है। ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। अब बच्चों ये जो पोयम है ये लगभग आपकी पूरी समाप्त हो चुकी है। इतना समझ लो कि क्रो और हेमलॉक ट्री जो है ये दोनों बच्चों सोरो का प्रतीक है। SORROW, सोरो माने दुख का प्रतीक है। और जो क्रो है वो बताता है डार्क साइड ऑफ लाइफ। क्रो किस बात का प्रतीक है? क्रो इज द सिंबल ऑफ द डार्क एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। कौवा जीवन के अंधकारमय पहलू का प्रतीक है। उसी तरीके से हेमलॉक ट्री इज द पॉइजनस, इज द सिंबल ऑफ द पॉइजनस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जीवन का जो विषैला पहलू है उस जीवन के विषैले पहलू का प्रतिनिधित्व कौन करता है? हेमलॉक ट्री है। यही कारण है बच्चों की पेड़ तो बहुत सारे हैं, पक्षी बहुत सारे हैं, परंतु कवि को अपनी मन स्थिति का वर्णन करने के लिए उचित सिंबल चाहिए था, सूटेबल सिंबल, उसको जो है उचित प्रतीक चाहिए था। और उस उचित प्रतीक के लिए जो है ये क्रो और जो दूसरा शब्द हेमलॉक ट्री है, इन दोनों ने जो है कवि की मनोदशा को व्यक्त करने के लिए बिल्कुल ही उचित प्रतीक का कार्य किया है, उसकी मनोदशा के साथ में पूरा पूरा जस्टिस किया है। तो इस तरीके से बच्चों द पोयम इज फिनिश्ड, कविता समाप्त हो गई है। और मैं अब दूसरी जो पोयम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की उस पर चल रहा हूं, फायर एंड आइस। देखो बच्चों आज जो हम पोयम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस का मतलब, फायर का मतलब होता है बच्चों आग, और आग आप जानते हो किसका प्रतीक है? आग बहुत गरम या बहुत हॉट वस्तु का प्रतीक मानी जाती है। और इसी के साथ में एंड लगा करके दूसरा वर्ड दिया हुआ है, कौन सा? आइस। फायर एंड आइस का मतलब होता है बच्चों शोला और शबनम, आग का शोला, आग का अंगारा। और आइस का मतलब होता है, मैंने शबनम इसलिए बोला क्योंकि शबनम तो उर्दू का शब्द है और शबनम का हिंदी में अर्थ होता है तुहीन कण। ओश की जो छोटी छोटी बूंदें होती है, सुबह सुबह आप जब निकलते हैं तो जो दूरवा दल है, दूब है, उसकी पत्तियों के ऊपर, फूलों की पंखुड़ियों के ऊपर जो पानी की छोटी छोटी बूंदें या बर्फ के छोटे छोटे जो क्रिस्टल हमको देखने को मिलते हैं उन्हें हम शबनम या उन्हें हम ओश की बूंद या उन्हें हम तुहीन कण इत्यादि बोलते हैं। ओके, तुषार भी कहा जाता है। तो यहां जो पोयम है बच्चों, इसका टाइटल आप देखो, ये दोनों चीजें एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। ये जहां बहुत अधिक, इट इज वेरी कोल्ड इन नेचर, जहां पर ये जो है प्रकृति की दृष्टि से बहुत ही ठंडी है, उसी प्रकार से ये जो इसके ठीक विपरीत क्या है? फायर कैसी है? फायर बहुत हॉट है। फायर एंड आइस को लेकर के पोयम ने जो है, जो पोएट है उसने ये पोयम लिखी है और इसके माध्यम से वो आपको क्या बताना चाह रहा है इस बात को आप समझने की कोशिश करना। देखो फायर एंड आइस, फायर एंड आइस का मतलब यह है कि ये दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं, द वर्ल्ड वी आर ड्वेलिंग इन, वो दुनिया जिसके अंदर हम रह रहे हैं, आपको पता है कि संसार को एक दिन समाप्त हो जाना है। ऐसा लोग कहते हैं कि इस संसार को एक दिन समाप्त हो जाना है। ये तो पक्का है कि संसार में जो भी आया है उसको एक दिन मर जाना होता है, परंतु ये संसार एक दिन नष्ट हो जाएगा, ये कल्पना करना जो है बड़ा आश्चर्यजनक है। परंतु लोग कहते हैं कि एक दिन ये संसार जो है नष्ट हो जाएगा।
अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जो रिलीजियंस हैं उनके लोग अपने अपने दृष्टिकोण के हिसाब से अलग अलग विचार व्यक्त करते हैं। आपको जो मुसलमान लोग हैं उनका कहना है कि कयामत का जब दिन आएगा तो ये सारा संसार खत्म हो जाएगा। जो क्रिश्चियन माइथोलॉजी है, जो ईसाई धर्म के लोग हैं, उनका भी मानना है कि द डे ऑफ जजमेंट, जिस दिन न्याय का दिन आएगा, द डे ऑफ डूम, जिस दिन डूम यानी प्रलय का दिन आएगा, उस दिन सारा संसार समाप्त हो जाएगा। हिंदू लोग मानते हैं कि प्रलय आ जाएगा, ध्रुवों की बर्फ पिघल जाएगी, पूरी धरती पानी में डूब जाएगी। ऐसा पहले भी हुआ था और सभी मर गए थे। केवल एक मनुष्य जिसका नाम था मनु और एक उनकी पत्नी जिनका नाम था श्रद्धा, केवल 2 व्यक्ति बचे और मनु की संतान होने के कारण हम लोग मनुज या मनुष्य कहलाए। ऐसी बातें हैं। ठीक है, आप देखें, आप फायर एंड आइस में आगे बताया गया है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ तो कहते हैं कि ये संसार जब समाप्त होगा तो आग से समाप्त होगा। सम से दैट व्हेन द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड, जब संसार समाप्त होगा। कुछ लोग कहते हैं कि जब दुनिया खत्म हो जाएगी, जब संसार का अवसान आ जाएगा, अंतिम समय आएगा, तो ये संसार किससे समाप्त होगा? तो कुछ लोगों का मानना है कि ये संसार आग से समाप्त होगा। आग। ओके, आगे देखना बच्चों। उसी तरीके से बताया गया है सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये संसार जो बर्फ से समाप्त होगा। कुछ तो कहते हैं आग से समाप्त होगा, कुछ कहते हैं बर्फ से समाप्त होगा। दरअसल बच्चों, पोएट कहना ये चाहता है कि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो असीमित हैं। द होराइजन ऑफ ह्यूमन वांट्स इज एवर रिसीडिंग। मनुष्य की इच्छाओं का क्षितिज हमेशा बढ़ता जाता है। मनुष्य की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, कभी समाप्त नहीं होती। महात्मा बुद्ध ने कहा कि ये संसार जो, इसमें दुखी दुख है। क्यों है? इस संसार में दुखी दुख है और इन सभी दुखों का कारण तृष्णा है, और तृष्णा के ऊपर विजय प्राप्त करके सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। इट वाज सेड बाय गौतम बुद्धा। ये गौतम बुद्ध के द्वारा कहा गया। तो संसार में सभी दुखों का कारण है तृष्णा, और तृष्णा को कहते हैं इच्छा, और इच्छा को कहते हैं डिजायर। और ये डिजायर क्या है बच्चों? ये जो हमारी इच्छा है, यही तो आग है। यहां पर इस कविता के अंदर जो फायर या जो आग शब्द है, ये हमारी इच्छाओं का प्रतीक है। क्योंकि एक बार आग लग गई तो बुझने का नाम नहीं लेती, वो बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के मन की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती है। कुछ लोग कहते हैं कि जब दुनिया समाप्त होगी तो फायर मानी आग से समाप्त होगी, अर्थात ये मनुष्य की जो असीमित इच्छाओं या काम वासनाओं की जो आग है, एक दिन वही इस दुनिया के अवसान या इस दुनिया के अंत का कारण होगी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, सम अदर्स से। जबकि अन्य लोग कहते हैं कि नहीं, जिस दिन दुनिया समाप्त होगी तो ये बर्फ के कारण होगी। क्या है बर्फ? बर्फ का मतलब होता है बच्चों कोल्ड रिलेशंस, ठंडे संबंध, ऐसे संबंध जिनमें गर्मी नहीं हो, ऐसे संबंध जिनमें जोश नहीं हो। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप सामने वाले व्यक्ति के प्रति होते हैं पूरी तरह उदासीन होते हैं, तो इस प्रकार का जो उपेक्षापूर्ण व्यवहार है, इस प्रकार का जो घृणास्पद व्यवहार है, घृणापूर्ण व्यवहार है, ये किसका प्रतीक है? ये आइस माने बर्फ का प्रतीक है। कुछ कहते हैं कि संसार इच्छाओं से समाप्त होगा, दूसरे कहते हैं कि संसार घृणा से समाप्त होगा। तो इस तरीके से बच्चों, शुरू की बात हमने की, बाकी बात हम करेंगे 2 मिनट का इंटरवल लेकर। ओके।
हाँ तो बच्चों मैं बता रहा था आपको कि सम से दैट, कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड, ये दुनिया समाप्त होगी, एक दिन ये पूरा संसार समाप्त हो जाएगा। और इस संसार के समाप्त होने का जो कारण है वो क्या बनेगा? कुछ लोगों के अनुसार फायर, फायर का मतलब आग। फायर विल बिकम द मेन कोज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। इस संसार के डिस्ट्रक्शन या इस संसार के विनाश का एक दिन जो मुख्य कारण है वो कौन बनेगा? आग बनेगा। आग से मेरा तात्पर्य क्या है? आग से मेरा मतलब मनुष्य की अनंत इच्छाएं हैं। डिजायर का मतलब आग है। देखो बच्चों, द होराइजन क्षितिज होता है। होराइजन का मतलब एक ऐसा काल्पनिक बिंदु जहां पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। एन इमेजिनरी पॉइंट वेयर द अर्थ एंड द स्काई सीम टू मीट ईच अदर। एक ऐसा काल्पनिक बिंदु जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उसे हम हिंदी में क्षितिज और अंग्रेजी में होराइजन कहते हैं। होराइजन ऑफ ह्यूमन वांट्स। देखो बच्चों, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम है, बात को समझना। यहां पर होराइजन आ रहा है, ये नाउन है। ये ऑफ क्या एक प्रेप है, और इधर आ रहा है ह्यूमन वांट्स का मतलब होता है मानवीय इच्छाएं। तो आपने क्या देखा कि जब आप किसी प्रेप की सहायता से दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं तो बच्चों ये जो क्रिया है ये हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। आपने देखा कि होराइजन सिंगुलर है इसलिए इज आ रहा है, या ह्यूमन वांट्स प्लूरल है पर उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। आपको ये देखना चाहिए कि जो प्रीपोजिशन की सहायता से जब आप दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं तो बच्चों क्या होता है कि जो वर्ब है उसका प्रयोग हमेशा कौन से सब्जेक्ट के अनुसार होता है? जो वर्ब है उसका प्रयोग हमेशा प्रीपोजिशन के ठीक पहले जो शब्द आ रहा है उस सब्जेक्ट के अनुसार प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। एक बात। दूसरी, अगर किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रीपोजिशन आ रहे हैं, अगर किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रीपोजिशन आ रहे हैं तो बच्चों पहले प्रीपोजिशन के ठीक पहले जिस शब्द का प्रयोग हुआ है उसी को सेंटेंस का रियल सब्जेक्ट माना जाता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। और इस प्रकार का जो नियम है या इस प्रकार की जो बनावट है उसे कहते हैं बच्चों अंग्रेजी में पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? इस प्रकार का जो प्रयोग है उसको अंग्रेजी में पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशन के नाम से जाना जाता है। पैरेंथेटिकल इसलिए क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि देखो होराइजन ये तो हेड वर्ड है, हेड वर्ड को आप पेरेंट वर्ड भी कह सकते हैं। कौन सा वर्ड? पेरेंट वर्ड। ये पेरेंट वर्ड है। और होराइजन इसके ठीक पहले आ रहा है, यह है बच्चों इसका प्री मॉडिफायर। कौन सा मॉडिफायर है? प्री मॉडिफायर का मतलब इसके पहले आके इसकी विशेषता बता रहा है। द होराइजन ऑफ ह्यूमन वांट्स, ये जो पूरा है बच्चों ये पोस्ट मॉडिफायर है क्योंकि ये पीछे से इसकी विशेषता बता रहा है। परंतु जो हेड वर्ड या जो मुख्य शब्द या जो पेरेंट वर्ड है वो होराइजन है। और चूंकि ये पेरेंट वर्ड है और इसी के अनुसार इसमें एचवी का या मेन वर्ब का प्रयोग हुआ है, इसीलिए बच्चों ऐसे एक्सप्रेशन को आप कहते हो पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशन। तो मैंने कहा कि द होराइजन ऑफ ह्यूमन वांट्स इज एवर रिसीडिंग, यानी मनुष्य की इच्छाओं का क्षितिज एवर माने ऑलवेज, हमेशा। रिसीडिंग का मतलब बढ़ता ही रहता है। मनुष्य की इच्छाओं का क्षितिज हमेशा बढ़ता ही रहता है। मनुष्य की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती है। एक दिन मनुष्य स्वयं पूरा हो जाता है, वो इस संसार को छोड़ के चला जाता है, परंतु मरते दम तक उसकी जो पूरी इच्छाएं हैं, उसकी जो इच्छाएं हैं वो कभी पूरी नहीं होती है। मनुष्य, यही तो बात है कि मनुष्य किसका गुलाम है? मनुष्य इच्छाओं का गुलाम है। मनुष्य इच्छाओं मतलब ए मैन इज ए पपेट इन द हैंड्स ऑफ डिजायर्स। मनुष्य इच्छाओं की हाथ की पपेट माने कठपुतली है। इच्छाओं के हाथ में मनुष्य क्या है? कठपुतली, ऐसा बताया है। तो सम से द वर्ल्ड, सम प्लूरल है। देखो बच्चों सम क्या है? प्लूरल है, इसीलिए से आ रहा है। और अगर सम एक वचन होता तो क्या आता? यहाँ एस ए वाई जो लिखा है इसमें एस जुड़ करके ये सिंगुलर बनता, परंतु ये तो प्लूरल है। सम से एक बात समझे यहाँ कि सम के बाद में कोई नाउन नहीं आ रहा है। अच्छे से समझो बच्चों कि सम के बाद अगर कोई नाउन आता है तब तो सम किसका काम करता है? तब तो सम डिटरमिनर का काम करता है। लेकिन सम के बाद अगर कोई नाउन नहीं आए और डायरेक्ट किया जाए, वर्ब आ जाए, तो ऐसी स्थिति में बच्चों जो सम है वो किसका काम करता है? वो प्रोनाउन का काम करता है। इस सेंटेंस में आपने देखा कि सम के ठीक बाद में से आ रहा है। से एक वर्ब है और से नाउन नहीं है, यानी सम के ठीक बाद नाउन नहीं बल्कि वर्ब आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इस सेंटेंस में सम डिटरमिनर का काम नहीं कर रहा है। इस सेंटेंस में सम प्रोनाउन का काम कर रहा है, और प्रोनाउन भी कौन सा? अनिश्चित। संख्या पता नहीं 1 है 2 है 10 है, इसलिए आप कहेंगे इसको इनडेफिनिट प्रोनाउन। क्या कहेंगे बच्चों?
इसको आप कहोगे इंडेफिनिट प्रोनाउन सम से। कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड। देखो बच्चों, WORLD वर्ल्ड एक ऐसा शब्द है जिसके पहले हर परिस्थिति में डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जहां पर वर्ल्ड शब्द आ रहा है और उसके आगे द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। वर्ल्ड के पहले द का प्रयोग हमेशा हर हाल में होता है। इस बात को दिमाग में बैठा लें। सम से द वर्ल्ड विल एंड। कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार एंड होगा। एंड का मतलब क्या होता है? द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड, यानी संसार जो है उसका क्या होगा? ये संसार जो है ये एक दिन समाप्त हो जाएगा। इन फायर का मतलब होता है बच्चों बाई फायर, यानी संसार एक दिन आग की लपटों में समाप्त होगा, आग में झुलस करके समाप्त होगा। इच्छाओं की जो अगन है, जो निरंतर जले जा रही है और बुझने का नाम नहीं लेती, एक दिन हमारी अनंत इच्छाओं की जो आग है यही क्या करेगी? यही संसार को जला करके भस्मीभूत कर देगी। मनुष्य एक दिन अपने स्वयं की इच्छाओं की आग में जल करके भस्मीभूत हो जाएगा, ऐसा कहा। सम से, जबकि एक दूसरा ग्रुप भी है लोगों का। देखो अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधारा, तो एक लोगों का दूसरा ग्रुप भी है, उनका मानना है कि नहीं साहब, संसार का अंत किससे होगा? संसार का अंत इच्छाओं की आग से नहीं होगा, बल्कि संसार का अंत तो मनुष्य के हृदय में स्थित जो दूसरों के प्रति घृणा है, दूसरों के प्रति जो नफरत का भाव है, इस नफरत के भाव के कारण दुनिया का अंत होगा। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जो आइस यानी बर्फ है उसको किसका प्रतीक माना गया है? आइस इज द सिंबल ऑफ द हेट्रेड। आइस जो है वो हेट्रेड या जो घृणा है, हमारे मन में जो नफरत का भाव है, उस नफरत का प्रतीक आइस को माना गया है। उसी तरीके से क्या बताया गया? उसी तरीके से बताया गया कि जो फायर है, आग है, फायर इज द सिंबल ऑफ डिजायर, फायर इज द सिंबल ऑफ लस्ट। देखो बच्चों, ये LUST, लस्ट माने भी इच्छा होता है, डिजायर माने भी इच्छा होता है। फर्क बस इतना है कि डिजायर का मतलब तो आप किसी चीज को पाना चाहते हो, ये डिजायर है, लेकिन किसी चीज को आप हर हाल में पाना चाहते हो, चाहे उस चीज को पाने के लिए आपको किसी का मर्डर ही क्यों ना करना पड़े, कोई बड़े से बड़ा अपराध करके भी आप उस चीज को पाना चाहते हो, ये प्रबल इच्छा लस्ट कहलाती है। LUST, लस्ट माने प्रबल इच्छा होता है। प्रबल इच्छा का मतलब जब इच्छा प्रबल इच्छा का रूप धारण कर लेती है, जब इच्छा बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है, तो हम उसको वासना कहते हैं। हम उसको वासना कहते हैं, अंग्रेजी में इसको लस्ट कहा जाता है। तो जो लस्ट यानी जो वासना है, या हमारे मन की जो हवस है, या हमारे मन की जो प्रबल इच्छाएं हैं, इन प्रबल इच्छाओं को माना गया है, इन प्रबल इच्छाओं को बच्चों अग्नि का प्रतीक माना गया है। ये आग के समान विनाशक है। दे आर डिस्ट्रक्टिव, दे आर एज डिस्ट्रक्टिव एज फायर। वे उतनी ही विनाशक है जितनी विनाशक कौन होती है? फायर या आग होती है। आगे देखना, सम से नाइस, फ्रॉम बोट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, फ्रॉम बोट आई हैव टेस्टेड, आई हर्ड विद दोज हु फेवर फायर। कभी ये कह रहा कि जहां तक मेरा अपना अनुभव है, फ्रॉम बोट आई हैव टेस्टेड, फ्रॉम बोट आई हैव एक्सपीरियंस, यानी जहां तक मैंने स्वयं ने, सिंस, फ्रॉम से मतलब यहां सिंस बोट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, यानी जहां तक मेरे अनुभवों का प्रश्न है, एज फार एज बाई ऑन एक्सपीरियंसेस आर कंसर्न, जहां तक मेरे स्वयं के अनुभवों का प्रश्न है या अपना जो अनुभव है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि आई हर्ड विद, आई सपोर्ट। हर्ड विद बच्चों एक फ्रेजल वर्ब है, और हर्ड विद का मतलब क्या होता है? देखो HOLD, होल्ड, हर्ड विद का मतलब होता है सपोर्ट। तो जहां तक मेरे अपने अनुभवों की बात है, फ्रॉम बोट आई हैव टेस्टेड, टेस्ट माने होता है किसी चीज को टेस्ट करना, अनुभव करना। तो जहां तक मैं अपने अनुभवों की बात करता हूं कि जहां तक जीवन में मैंने स्वयं ने अनुभव किया है, ऑफ डिजायर, तो मैं तो यही मानता हूं कि ये जो ऑफ डिजायर का मतलब जो डिजायर्स है, जो इच्छाएं हैं, उनके बारे में जो मेरे अनुभव या मेरे एक्सपीरियंस है, उनके आधार पर मैं इतना कह सकता हूं कि आई हर्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के साथ हूं, मैं उन लोगों के पक्ष में मतदान करता हूं, या मैं उन लोगों को सपोर्ट करता हूं जो ये मानते हैं कि संसार का अंत इच्छाओं से नहीं होगा, डिजायर, बल्कि संसार का अंत किससे माना उन्होंने? संसार का अंत माना फायर से, और फायर का मतलब आग है, और आग को किसका प्रतीक माना है? आग को भी बच्चों एक प्रकार की इच्छाओं का ही प्रतीक माना गया। तो ये कह रहा है कि फ्रॉम बोट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहां तक इच्छाओं के बारे में मैंने जितना टेस्ट किया है या जितना एक्सपीरियंस अपनी इच्छाओं को लेकर के मुझे है, उनके आधार पर आई हर्ड विद दोज, आई सपोर्ट दोज, मैं उन लोगों को फेवर करता हूं या मैं उन लोगों का पक्ष लेता हूं। किन लोगों का? हु फेवर फायर, अर्थात जो लोग फायर को फेवर करते हैं,
अर्थात जो लोग आग के पक्षधर हैं, अर्थात जिनका ये मानना है कि इच्छाओं रूपी अग्नि से संसार का अंत होगा, मैं उन लोगों के साथ हूं। मैं किन लोगों के साथ हूं? कवि का अपना मंतव्य क्या है, कवि का अपना ओपिनियन क्या है? कवि का यह मानना है कि संसार अगर समाप्त होगा तो पक्का फायर से ही होगा। अर्थात फायर का मतलब क्या माना है? फायर से मतलब जो इच्छाओं की अगन है, उस इच्छाओं की अगन से ये संसार जो है समाप्त होगा। यहां बच्चों एक शब्द देखो आप, दोज। दोज को अंडरलाइन करो और बात को समझो। वो बात याद करो बच्चों, अगर मैंने आपको एक बार ये बताई थी कि जो शब्द समूह होता है, शब्द समूह, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो बच्चों या तो फ्रेज होता है या क्लोज होता है। याद करो उस बात को। इफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अगर एक शब्दों का समूह दिया गया है सब्जेक्ट के स्थान पर, तो बच्चों उस शब्दों के समूह को आप क्या मानोगे? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज आइदर ए फ्रेज और ए क्लोज। एक शब्द समूह या तो फ्रेज होता है या क्लोज होता है। और क्या होता है? ए वर्बलेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और अगर कोई ऐसा शब्द समूह है जिसमें वर्ब है ही नहीं, उसे फ्रेज कहेंगे। और अगर वर्ब है तो बच्चों उसको क्या कहेंगे? उसे क्लोज कहेंगे। ठीक है। और मैंने ये भी कहा था कि जो क्लोज होता है, नाउन क्लोज, जो नाउन क्लोज है वो बच्चों नाउन के समकक्ष होता है। और डिटरमिनर का प्रयोग हमेशा किसके पहले होता है? डिटरमिनर का प्रयोग हमेशा नाउन के पहले होता है। यानी डिटरमिनर के बाद आने वाला शब्द या तो नाउन होगा, और नाउन नहीं होगा तो बच्चों नाउन क्लोज भी हो सकता है, क्योंकि नाउन क्लोज भी तो एक प्रकार का नाउन इक्विवेलेंट है। अब यहां देखना आप क्या लिखा हुआ है, हु फेवर फायर। हु फेवर फायर में देखो बच्चों, जो पक्ष लेते हैं आग का, जो पक्ष लेते हैं आग का। अब देखो बच्चों इस सेंटेंस में देखो, आई सब्जेक्ट है, होल्ड विद इसमें वर्ब है, आई इसमें सब्जेक्ट है, होल्ड विद इसमें वर्ब है, हु फेवर फायर इसमें पूरा ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के स्थान पर कौन आ सकता है? नाउन आ सकता है। ये नाउन है, इसीलिए बच्चों इसके पहले दोज आया है, इसीलिए इसके पहले डिटरमिनर आया है, क्योंकि दोस्त तो एक प्रकार का डिटरमिनर होता है। मैंने आपको सेंटेंस बताया था कि दे हु लिव इन ग्लास हाउसेज, और दे को काट के मैंने करवाया था दे नहीं, दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स। यानी वे लोग जो शीशे के घरों में रहते हैं उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। उस वाक्य में बच्चों मैंने दे को काट करके दोज करवाया था, आपको याद आना चाहिए। यहां भी ये समझें कि अगर दोज के स्थान पर दे दिया हुआ, देखो आई होल्ड विद दे या आई होल्ड विद देम हु फेवर फायर, अगर ऐसा दिया हुआ है तो बच्चों आपको क्या करना चाहिए? दे को काट के उसके स्थान पर दोज करना चाहिए, क्योंकि दे तो प्रोनाउन है और आगे नाउन आ रहा है। नाउन क्लोज एक प्रकार का नाउन होता है, आगे नाउन आ रहा है, इसलिए नाउन से पहले प्रोनाउन नहीं आ सकता बल्कि डिटरमिनर आना चाहिए। एक बात। दूसरी देखो बच्चों, इसमें एक शब्द आ रहा है फेवर और आगे आ रहा है फायर। दोनों शब्दों को पकड़ो, ये फेवर और ये है फायर। आप देख रहे हैं बच्चों, ये जो पहला शब्द है इसका जो पहला लेटर या जो पहला अक्षर है वो आ रहा है एफ। इधर क्या आ रहा है? एफ। तो आप जानते हैं कि पोयम में क्या होता है बच्चों, जब एक शब्द के बाद में दूसरा शब्द आता है और उसका जो लेटर है, जैसे इधर एफ आ रहा है उधर भी एफ आ रहा है, तो इस प्रकार की जो वर्ण की आवृत्ति होती है, द रिपीटिशन ऑफ द लेटर, यानी जो वर्ण या अक्षर की इस प्रकार से बार बार आवृत्ति होती है, उसको अंग्रेजी में बच्चों आप क्या बोलते हो? उसे अंग्रेजी में आप कहते हो एलिट्रेशन। क्या कहते हो? ये देखो एलिट्रेशन, ये एक अलंकार या फिगर ऑफ स्पीच है, और हिंदी में कहते हैं बच्चों इसको अनुप्रास। क्या कहते हैं इसको? अनुप्रास। मैं समझाता हूं आपको। देखो जैसे मैंने आपको कहा कि फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट। देखना बच्चों, फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट, न के बराबर लोग ही ऐसे हैं जो दोष रहित है या जिनमें कोई दोष नहीं होता। तो देखो बच्चों, जो फ्री है इसमें पहला अक्षर क्या आ रहा है? एफ। ओके। फ्रॉम में क्या आ रहा है? एफ। और इधर फॉल्ट में क्या आ रहा है? एफ। दिस इज ए वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। यह अनुप्रास का बहुत अच्छा उदाहरण है। अच्छा बच्चों, अनुप्रास में जरूरी नहीं है कि 3 बार आए, कम से कम 2 बार उसका रिपीटिशन होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक, 2 और मोर। द रिपीटिशन ऑफ ए लेटर 2 और मोर टाइम्स, ट्वाइस और मोर देन दैट। किसी भी मतलब की जो पोएम की जो लाइन है, या ये जरूरी नहीं है पोएम ही हो, पोएम प्रोज कोई भी हो, तो उसमें क्या होता है बच्चों कि एक लेटर की
बार बार जो आवृत्ति होती है, दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है, तो इस प्रकार का जो अलंकार होता है उसको आप हिंदी में बोलते हैं अनुप्रास अलंकार, और अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों आप उसको एलिट्रेशन। स्पेलिंग देखो ALLIETERATION। फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट। इस ये वाला जो है ये तो दूर हो गया, इसको तो मत गिनो आप, पर इसको गिनो, फ्री फ्रॉम फॉल्ट। 3 F's आर देयर, 3 F's आर देयर, 3 F जो है वो इसमें लगातार आ रहे हैं, कंटिन्यूसली आ रहे हैं। इसलिए ये जो अगर इसमें आपको पूछा जाए कि इस लाइन के अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, कौन सा अलंकार है, तो ये बताना है बच्चों एलिट्रेशन। एलिट्रेशन और हिंदी में अनुप्रास, ये सबसे आसान अलंकार माना गया है, सबसे सरल अलंकार होता है, और कविता की किसी न किसी लाइन में कहीं न कहीं ये मिल ही जाता है। देखना आप, देखो बच्चों सबसे पहले वाली लाइन देखना, सम से। सम में आपने क्या देखा, एस से स्टार्ट हो रहा, और से में क्या देखा, एस से स्टार्ट हो रहा, तो यहां भी तो क्या है, ये भी एलिट्रेशन है। सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, सम से ये दोबारा फिर आ गया एलिट्रेशन। इन आइज फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन जहां तक इच्छाओं के बारे में जो मैंने टेस्ट किया था, जितना अनुभव मुझे है, आई हर्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों का समर्थन करता हूं जो आग के पक्षधर हैं। संसार अगर संसार को समाप्त होना ही है, तो ये निश्चित रूप से आग की चपेट में आकर के, आग की जो लपटें हैं, उन आग की लपटों की चपेट में आकर के ही संसार समाप्त होगा। और यहां आग से मेरा तात्पर्य मनुष्य की प्रबल और अनंत इच्छाओं से है। नेक्स्ट देखना, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यह बताया गया कि लेकिन अगर इस दुनिया को 2 बार समाप्त होना है, पेरिश नहीं होता बच्चों, सड़ गल करके किसी चीज का नष्ट हो जाना। विज्ञान की भाषा में कहते हैं अपघटन, अंग्रेजी में कहते हैं डिकम्पोजिशन। तो मैं बता रहा हूं आपको, इफ द वर्ल्ड हैज टू पेरिश ट्वाइस, अगर इस संसार को 2 बार समाप्त होना हो, क्या कहा मैंने, अगर ऐसा हो कि संसार को एक नहीं बल्कि 2 बार समाप्त होना हो, आई थिंक, मैं सोचता हूं, आई नो एनफ ऑफ हेट, तो मैं ये सोचता हूं कि मैं तो हेट जो है, जो नफरत है, उस नफरत के बारे में बहुत कुछ जानता हूं। तो देखो बच्चों, नफरत है, इसको बड़ी बुरी चीज माना गया है। W.B. यीट्स नाम का जो अंग्रेजी पोएट है, उन्होंने प्रेयर फॉर माई डॉटर, मेरी बेटी के लिए प्रार्थना नाम की जो कविता है, उसमें हेट्रेड के बारे में बताया है कि इंटेलेक्चुअल हेट्रेड इज द वर्स्ट थिंग, कि बौद्धिक घृणा सबसे बुरी चीज होती है। इसीलिए वो कहता है कि भगवान मेरी बेटी को केवल एवरेज ब्यूटी देना, अर्थात इसको बहुत सुंदर भी मत बनाना कि ये जो व्यक्ति से चाहे ये उस व्यक्ति के साथ में अच्छा बर्ताव नहीं कर सके, और इसको इतनी बदसूरत भी मत बनाना, अर्थात मेरी ब्यूटी को, मेरी जो बेटी है उसको कैसा सौंदर्य देना, उसको औसत सौंदर्य देना, उसको एवरेज ब्यूटी देना। इस प्रकार की कविता उन्होंने लिखी W.B. यीट्स ने, और उसमें जो अहम बात है वो यही है कि जो हेट्रेड है, मनुष्य के मन में जो घृणा निवास करती है, ये बहुत बुरी चीज है, और एक दिन ये संसार की अवसान का या संसार के समाप्त होने का कारण बन सकती है। तो बच्चों, फायर एंड आइस के बारे में जो मोटा मोटा इंट्रोडक्शन है वो मैंने एक बार आपको करवाया है, बाकी बात आपसे अगली क्लास में करूंगा। नमस्कार।